हेलो एवरीवन, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के बारे में पहले हम लोग कुछ बात कर लें कि रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है। रे ऑप्टिक्स का जो सिलेबस है आपका, उसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, लेंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन आई। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई, ठीक है, और एक आपका लेंस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसमें समझो, जो ह्यूमन आई है, वो ह्यूमन आई आपको बोर्ड में पहले आता था, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में, अब पूछना बंद ही कर दिया। नीट में भी बहुत पहले क्वेश्चन उठा, उसके बाद पूछना बंद हो गया उसका। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें तो उससे एक आधा क्वेश्चन अभी भी उठ करके कहीं कहीं टपक जाता है, लेकिन उसमें भी अब बहुत ज़्यादा दम दूसा बचा नहीं है। लेकिन रिफ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेईई मेन में रे ऑप्टिक्स से 2 प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, ठीक है। नीट में भी 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक। सीबीएसई बोर्ड में तो उससे जो थ्योरी आना है आएगा ही आएगा, जो न्यूमेरिकल उठ के आना होता है और वगैरह में वो आएगा ही आएगा। तो ये सब चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपका रिफ्रैक्शन ठीक नहीं होगा, आपका प्रिज्म, आपका लेंस, ये सब कभी ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। आज की जो हम लोग रे ऑप्टिक्स की क्लास ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चाहे किसी भी क्लास में भी हैं, 11th में है, 12th में है। 11th में भी कुछ बच्चे होते हैं जो अपना सिलेबस जल्दी कवर कर लेते हैं, तो वो रे ऑप्टिक्स वगैरह से अपना 12th का सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। तो रे ऑप्टिक्स बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। इसको आपने 10th में भी पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है। वो सारी चीज़ें हम लोग अभी फिर पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा तरीका बदलेगा। उस वक्त जो डेरिवेशन, जो मिरर फार्मूला का डेरिवेशन उस वक्त आपने किया होगा 10th में, वो अब भी होगा, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा तरीका बदलेगा। बाकी सब सेम होने वाला है। कुछ कुछ नई चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए, कुछ नए टेक्निक आपको हम दिखाएंगे जिससे कि प्रॉब्लम फट से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। रे ऑप्टिक्स में जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक के बारे में नोट्स आपको बनाना है, जो भी वीडियो अपलोड होगा, वो सब आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम हो, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई सा भी बोर्ड एग्ज़ाम है, या जेईई का एग्ज़ाम है, एडवांस, नीट, मेन, कोई भी एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स हैं ये। उसको आप अच्छे से देखें, एक एक वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनें और अच्छे से नोट्स बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, ठीक है। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल चैप्टर है, पहले भी आपने किया है। तो यहाँ से कोई भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है, 12th को स्टार्ट कर सकता है आराम से। टारगेट बैच का भी बच्चा है तो भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने की नई नई मिलेंगी। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ देखो, रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली बात कि लाइट क्या है। लाइट जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं, है ना। फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में। तो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे एज ए रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्टडी करेंगे किसका, नेचर को, प्रोडक्शन को, या प्रोपागेशन, नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपागेशन ऑफ लाइट। मतलब ये जो प्रकाश होता है, इसमें हम लोग प्रकाश के ही नेचर को, प्रोडक्शन को, कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से प्रोपागेट हो रहा है, किधर जा रहा है, किधर आ रहा है, यही सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। दूसरी बात, लाइट जो है वो क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट क्या है, आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब होता है ऐसा रेडिएशन जो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, यानी कि जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन, ऐसा रेडिएशन जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से कोई असर नहीं पड़ता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। तो लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ भी ट्रैवल करता है। दूसरी बात, अगर किसी लाइट में, जैसे कोई भी लाइट आ रहा है, उसमें मिक्सचर ऑफ लाइट है, मिक्सचर ऑफ लाइट, यानी कि मिक्सचर ऑफ कलर बोल सकते हैं आप। यहाँ पे मिक्सचर ऑफ लाइट बोलने से मेरा मतलब है मिक्सचर ऑफ कलर ऑफ लाइट। डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट है, अगर कलर अलग अलग है तो उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा, है कि नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, है ना। एक से ज़्यादा वेवलेंथ है, एक से ज़्यादा कलर के लाइट के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, और अगर सिंगल वेवलेंथ का लाइट है, एक ही वेवलेंथ का लाइट है, एक ही कलर का लाइट है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट।
फिर है आपका द ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट एनर्जी इटसेल्फ, ऐसा ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच जो कि देता है, क्या देता है, लाइट एनर्जी देता है खुद से, इटसेल्फ, खुद से लाइट एनर्जी को देता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट एनर्जी को तो नहीं देगा, लेकिन अगर उस पर लाइट एनर्जी पड़ती है, फॉल करती है, तो वो रिफ्लेक्ट जरूर कर सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रे क्या है, रे क्या है, प्रकाश है, जिसको आप किरण बोलते हैं कि किरण क्या है, पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और बहुत सारे रेज को अगर आप कंबाइंड कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, बहुत सारे रेज को अगर आप कंबाइंड कर देते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज को हम लोग बोलते हैं बीम। कॉम्बिनेशन ऑफ रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। बीम 3 टाइप का है, बीम को हिंदी में बोलते हैं किरण पुंज। ठीक है, 3 टाइप का है। अगर सभी इस बीम में सारे के सारे रे ऑफ लाइट पैरेलल हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम। और अगर रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रहा है, बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रहा है, मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और किसी एक पॉइंट से बहुत सारा रे ऑफ लाइट फैल रहा है तो उसको बोलते हैं अपन डाइवर्जिंग बीम। ठीक है। एनीथिंग थ्रू विच लाइट एनर्जी कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। कोई भी मीडियम हो जिससे कि, या कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर ले लीजिए आप, अगर उससे होकर के लाइट एनर्जी पास कर रही है तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑप्टिकल मीडियम। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, ये सब ऑप्टिकल मीडियम है। अब यहाँ देखो, ऑप्टिकल मीडियम भी 2 टाइप का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस मीडियम, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मीडियम। तो होमोजीनियस ऑप्टिकल मीडियम उसको बोलते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, मतलब ऐसा मीडियम, ऐसा ऑप्टिकल मीडियम जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या है, सेम है। जैसे कि वाटर ले लीजिए, प्योर वाटर, या ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास क्या है, थ्रू आउट उसका कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, सेम कंपोजिशन है, तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस मीडियम। और ऐसा मीडियम जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, जैसे डर्टी वाटर, गंदा पानी है ना, तो ये एयर ले लीजिए, एयर में अलग अलग टाइप का गैस मिक्स है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन है एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, है ना, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मीडियम। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या होता है, ऐसा मीडियम जिससे होकर के ऑलमोस्ट कंप्लीटली लाइट एनर्जी पास कर जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ऐसा मीडियम जिससे होकर के कुछ लाइट एनर्जी पास कर पाएगा और कुछ लाइट एनर्जी पास नहीं कर पाएगा, सम पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी ओनली कैन पास। ठीक है, जिससे कुछ ही लाइट एनर्जी पास कर पाए, कुछ नहीं पास कर पाए, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम, है ना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट मीडियम। इसका एग्जांपल होता है फ्रॉस्टेड ग्लास, घिसा हुआ कांच, है ना, घिसे हुए कांच से कुछ हिस्सा में आपको दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। तेल लगा हुआ कागज, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सब ट्रांसलूसेंट मीडियम है। और ऐसा मीडियम जिससे कि लाइट एनर्जी बिल्कुल भी पास नहीं कर रही है, ईंट पत्थर, है ना, तो प्लास्टिक, जैसे कि लकड़ी वकड़ी ले लीजिए, वुड, तो उस टाइप के मीडियम को हम लोग बोलते हैं ओपैक मीडियम, है ना, उससे होकर के लाइट एनर्जी बिल्कुल भी पास नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फंडामेंटल बातें थी। ये सारी बातें ऐसे एक्चुअली में पढ़ाने के लिए नहीं है, 11-12 के बच्चों को तो खैर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पहले से पता होती हैं, सबका डेफिनेशन, सबका एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन फिर भी जान लीजिए, क्योंकि हम बहुत फंडामेंटल स्टार्ट किए हैं, बहुत ही जीरो लेवल से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, बहुत ही जीरो लेवल से, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो भी देख सकता है। अब यहाँ देखो, हम लोग अब जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, सम इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्या है नहीं है। जैसे इसमें पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स ये है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ
ट्रायंगल, है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के समरूपता का सिद्धांत आप जिसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए कुछ इस टाइप का ट्रायंगल दे दिया गया, ठीक, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ABC और CDE, इस तरह से दो ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल है दोनों, तो यहाँ देखो ये जो कोई सी पॉइंट है, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो समरूपता का सिद्धांत, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लॉ, ये बोलता है कि एक ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल ABC है, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CDE के, यानी कि इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस, ABC का परपेंडिकुलर और ABC का ही बेस इक्वल होना चाहिए CDE का परपेंडिकुलर और उसी का बेस। मतलब कि एक ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर होना चाहिए दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। दूसरा जो इसमें मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगा, इफ़ एंगल इज वेरी स्मॉल, इफ़ एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर आपका एंगल बहुत स्मॉल है, ये जो थीटा है, ये थीटा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा एंगल है, तो उस कंडीशन में आपका साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, आपका कॉस थीटा इसकी वैल्यू लगभग 1 हो जाएगी, और जो आपका टैन थीटा है इसकी वैल्यू लगभग थीटा ही होगी, ठीक है। यानी कि साइन थीटा जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा भी थीटा के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर और टैन थीटा भी थीटा के बराबर, ये ऐसा होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप ऐसा अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लीजिए, थीटा 0 डिग्री हमने ले लिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0। अगर आप थीटा को 0 लिख सकते हैं तो 0 को भी तो आप थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं। एक्चुअली में ये जान लीजिए कि ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसको प्रूफ करने का ये कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम एक चीज़ बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कॉस थीटा ले लिया, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप कॉस 0 करेंगे तो 1 हो गया, देखो, है कि नहीं। अगर आप टैन थीटा लेते हैं तो आप क्या करेंगे, टैन 0 करेंगे, टैन 0 0, और 0 की वैल्यू किसके बराबर, थीटा के बराबर दे रखी है, क्योंकि थीटा 0 तो 0 को थीटा लिख दिया हमने। ऐसे समझने के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पैराबोला का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें इस्तेमाल होगा। पैराबोला कुछ इस टाइप का होता है बाबू, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट है ओ, आपने पढ़ा होगा। ये इक्वेशन होता है किसका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। पूरे रे ऑप्टिक्स का जितना भी डेरिवेशन होता है, सभी डेरिवेशन में अलग अलग बुक में बहुत को 75 को तरीका दिया है हर एक डेरिवेशन को प्रूफ करने का, लेकिन हम जो डेरिवेशन करेंगे उस सभी डेरिवेशन को, रे ऑप्टिक्स का एक एक डेरिवेशन को सिर्फ हम लोग एक ही तरीका से करेंगे, वो है हमारा राइट एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम आप बोल सकते हैं उसको। मतलब हर एक डेरिवेशन में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज खोजेंगे और टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस का कॉन्सेप्ट ठोक देंगे और सब डेरिवेशन आराम से होगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब आपने ये सोच दिमाग में आ रहा होगा कि पैराबोला का कॉन्सेप्ट आखिर यहाँ पर क्या ज़रूरत है, इसका क्यों मैथमेटिक्स का इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल रे ऑप्टिक्स में होगा। क्योंकि यहाँ देखो, जो मिरर होता है वो कर्व शेप का भी होता है, तो कर्व शेप का होगा तो कर्व शेप मतलब पैराबोला, है ना। तो पैराबोलिक मिरर का भी तो यूज़ होता है, जैसे बाइक वगैरह जो होता है उसमें जो साइड मिरर लगा होता है वो पैराबोलिक ही मिरर है। अब यहाँ देखिए, तो अगर कोई मिरर जो पैराबोलिक शेप का है, जैसे कि कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये सब एक तरह का पैराबोला ही मानते हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर उस टाइप के पैराबोला को मिरर कंसिडर किया जा रहा है, मान लीजिए जैसे इसी पैराबोला को हमने एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो जैसे आप एक साइड से पॉलिश कर दिया तो ये मिरर बन गया। तो जो फोकस इस पैराबोला का होगा, जो फोकस इस पैराबोला का होगा, वही फोकस किसका होगा, इस मिरर का भी होगा। यानी कि फोकस ऑफ मिरर इक्वल टू फोकस ऑफ पैराबोला।
ठीक है, जो फोकस इस मिरर का है वही फोकस उस पैराबोला का भी होना चाहिए। उसी के बेस पर हम लोग जो है सो मिरर के पैराबोलिक मिरर के फोकस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर उसका इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब। तो ये था कुछ मैथमेटिकल अप्रोच जिसका हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रे ऑप्टिक्स में पड़ने वाला है। अब यहाँ देखिए कि रे ऑफ लाइट जो है उसका क्या क्या चक्कर है। तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स 2 चैप्टर हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन आई, इसको हम लोग पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। क्लियर है? तो यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पर कहीं से भी मान लीजिए रे ऑफ लाइट आया, ये लाइट आ रहा है, ठीक है। जैसे ये लाइट आया तो इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ हिस्सा क्या करेगा, वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। कुछ हिस्सा इसको पार कर गया, देखो कुछ हिस्सा इसको पार कर गया, तो इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जो कुछ हिस्सा इस लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी कि व्हेन रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए बॉडी, ray of light falls on a body, then पहला कंडीशन, some part of it is reflected, then it is called as रिफ्लेक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। दूसरा, सम पार्ट ऑफ इट इज ट्रांसमिटेड, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर कुछ पार्ट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है, ये हर बार होगा, कुछ ना कुछ 0.1% क्यों ना हो, लेकिन हर बार ये तीनों घटना होती है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लाइट जो है सो रिफ्लेक्ट हो जाए या पूरा का पूरा लाइट, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, थियोरेटिकली तो पॉसिबल है ही, थियोरेटिकल तो सब कुछ पॉसिबल है। थियोरेटिकल तो कार्नोट इंजन में 100% एफिशिएंसी को भी पॉसिबल कर दिया गया था, है कि नहीं, हीट में आपने पढ़ा होगा। तीसरा, सम पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब, देन इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन, देन इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। तब जाके हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो हम लोग जो अभी फेनोमेना पढ़ने जा रहे हैं, जो अभी हम लोग फेनोमेना स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन का फेनोमेना, ठीक है। अभी जो फेनोमेना हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन, है ना। और रिफ्लेक्शन के बारे में एक बात जान लीजिए, रिफ्लेक्शन आखिर है क्या। तो रिफ्लेक्शन होता है जब आप किसी भी सरफेस पर लाइट गिरा, लाइट के फॉल करने के बाद, लाइट के गिरने के बाद अगर लाइट अपने मीडियम में वापस लौट जाती है, अगर लाइट अपने मीडियम में वापस लौट जाती है, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन, एल, रिफ्लेक्शन। और अगर मीडियम से क्रॉस कर जाता है, दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाता है, घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, आर, रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि मिरर क्या है, ठीक है। मिरर क्या है, तो यहाँ देखो, मिरर जो होता है, अ सरफेस हैविंग
वन इज स्मूथ एंड अदर इज पॉलिश्ड, मतलब ऐसा सरफेस जिसका एक हिस्सा, एक भाग, एक बॉडी ऐसा, जैसे मान लीजिए ये हाथ है, इसका अगर ये वाला हिस्सा हम पॉलिश कर देते हैं, ये प्लेन है, ठीक है, और इसको पॉलिश कर दिए तो ये स्मूथ है, और इसको पॉलिश कर दिए, प्लेन है, एक को पॉलिश कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग मिरर। अदर इज पॉलिश्ड देन इट इज कॉल्ड एज मिरर, देन इट इज कॉल्ड एज मिरर, तब जा करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर जो है वो दो टाइप का है बाबू, एक तो प्लेन और दूसरा है स्फेरिकल, है ना। तो जो प्लेन मिरर होता है उसका पॉलिश्ड सरफेस इज प्लेन इन शेप। प्लेन मिरर उसको बोलेंगे जिसका पॉलिश सरफेस क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधा शेप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाला, ये क्या है, प्लेन मिरर है। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका पॉलिश्ड सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप, पॉलिश्ड सरफेस इज स्फेरिकल इन शेप। जैसे मान लीजिए ये और एक ये, तो किसी में मान लीजिए हम इस तरह से पॉलिश कर दिए और एक में हम इस तरह से पॉलिश कर दिए, तो ये दोनों ही क्या है, स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। एक को बोल रहे हैं हम लोग कॉनकेव मिरर और दूसरे को हम लोग बोल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये था आपको मिरर के बारे में कि मिरर क्या होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन क्या है ना। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या है। तो यहाँ देखो रिफ्लेक्शन, when light falls on a surface in a medium and return back to that medium again is called रिफ्लेक्शन। मतलब मान लीजिए लाइट अगर किसी सरफेस पर गिरता है, किसी मीडियम में किसी सरफेस पर गिर रहा है और वापस उसी मीडियम में लौट जा रहा है, तो इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन दिस phenomenon light does not change its medium, है ना। रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो अपना मीडियम को चेंज नहीं करती है, लाइट जो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। अब यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए ये इस टाइप का और कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का दो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। यहाँ देखिए, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, यहाँ लौट गया, फिर यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, फिर यहाँ लौट गया, है ना। फिर मान लीजिए आप यहाँ से रे ऑफ लाइट आया, फिर ये यहाँ लौट गया। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि जिस इंटरवल से लाइट आ रहा है उसी इंटरवल से पास हो रहा है, मतलब उसी इंटरवल से रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो गैप यहाँ है वो गैप यहाँ भी आपको दिखाई देगा, तो उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे गया, फिर आप ऐसे भेजे रे ऑफ लाइट को, पता चला ये ऐसे चला गया, फिर आप मान लीजिए ऐसे भेजे रे ऑफ लाइट को, ये पता चला ऐसे चला गया, है कि नहीं। तो इसमें रेगुलर इंटरवल आपको दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड
उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बहुत ही फंडामेंटल चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इसका क्या नियम है ये देखेंगे हम लोग। रिफ्लेक्शन किस बेस पर चल रहा है, काम किस बेस पर हो रहा है इसका। बहुत सारे जगहों पर आप देखेंगे बहुत ही लंबा चौड़ा रिफ्लेक्शन का तरीका बताया जाता है, ये होता है वो होता है। मेरा सीधा फंडा बाबू, रिसर्च अभी नहीं करना आपको। अभी आप एग्ज़ाम पास करिए बढ़िया से, जेई वगैरह नीट वगैरह क्वालिफाई करिए, अच्छे से अच्छा IIT NIT और गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज से MBBS कीजिए, वहाँ जाके जितना रिसर्च करना हो करना, ठीक है ना। फिलहाल आपके एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरत है उसको ज़्यादा देखो। नेक्स्ट है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। यानी कि एंगल I बराबर होगा किसके, एंगल R के। दूसरा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन द सेम प्लेन। सब का सब क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो भी है ये सब का सब सेम प्लेन पे लाई करता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, मिरर हमने मान लिया MM डैश, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट हम कंसिडर कर ले रहे हैं O। यहाँ से बाबू क्या हुआ, तो यहाँ पर कोई इंसिडेंट रे आया, ये कौन सा रे है, इंसिडेंट रे आया। और इंसिडेंट रे आने के बाद यहाँ से ये मिरर से टकराने के बाद लौट गया, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं N। ON एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन एंगल। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R। ये एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हर हालत में आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कि लाइट को आपने जो पाथ दिया था, जो आपने डायरेक्शन दिया था, लाइट मिरर से टकराने के बाद अपने डायरेक्शन को, अपने पाथ को चेंज कर चुकी है ना। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट इधर से आ रही थी तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट इधर से आने के बाद इधर मुड़ गया, जाना चाहिए था सीधा, इधर मुड़ गया। तो अपने पाथ से इतना घूम गया, अपने पाथ से इतना घूम गया। ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा, यही डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन। यही डेल्टा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे is called angle of इंसिडेंस। इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। तो अब यहाँ देखो इंसिडेंस रे तो ये सीधा जा रहा था और ये है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। इसी एंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल रहे हैं। अब मेरा बात समझिए, ये I प्लस R प्लस डेल्टा कर दे तो 180 डिग्री पुड़ेगा कि नहीं पुड़ेगा, बताइए। ये पूरा एक सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री का कौन बनाता है। तो उस हिसाब से I प्लस R प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। तो उस हिसाब से I प्लस I
प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री, यानी कि डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, डेल्टा बराबर 180 डिग्री माइनस 2i, या आप इसको बोल सकते हैं डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i, डेल्टा बराबर पाई माइनस 2i। इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है तो अपने पास से कितना डेविएट किया है। अब हम लोग को ये देखना है कि नंबर ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मिरर आपने रखा, जैसे आप सैलून वगैरह में गए होंगे, तो सैलून वगैरह में क्या होता है कि आप जब बाल कटवा रहे हैं या दाढ़ी बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि आपका बहुत सारा इमेज फॉर्म हो रहा है उस मिरर के अंदर। तो वो तो खैर कभी कनकेव मिरर वगैरह यूज़ होता है वहाँ, लेकिन एक ही मिरर बहुत सारे इमेजेज को फॉर्म कर सकता है, आपके ही ढेर सारे इमेज को फॉर्म कर सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, सो देखिए अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेज, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ इमेजेज। इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखो मान लीजिए कि यहाँ से दो मिरर इस तरह से आपने रखा, मान लीजिए मिरर M1, और यहाँ पर जो मिरर हम रखने जा रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं मिरर M2। यहाँ पर O पॉइंट है, दोनों के बीच का जो एंगल है ये है थीटा, दो मिरर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। क्या करेंगे, तो कभी भी नंबर ऑफ इमेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालिए, और n की वैल्यू निकालने के लिए आप 360 डिग्री बाई थीटा कर दीजिए। इस पर भी क्वेश्चन जेईई मेन वगैरह में आया है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले 360 डिग्री बाई थीटा कर देना है। अब यहाँ देखो पहला केस, इफ़ n इज एन ऑड नंबर, अगर ऐसा करने पर n की वैल्यू ऑड नंबर आ जाती है, तब जो नंबर ऑफ इमेजेज होंगे, नंबर ऑफ इमेजेज बराबर कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेज बराबर हो जाएगा n-1, ठीक है। अगर इफ n इज एन इवन नंबर, देन सॉरी नंबर ऑफ, अगर ऑड नंबर रहेगा तो सीधा n होगा, और इवन नंबर रहेगा तब जाके नंबर ऑफ इमेजेस बराबर n-1, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर क्या हो जाएगा, n-1। ऑड नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने 72 से डिवाइड कर दिया, तो 72 से डिवाइड करेगा 360 में कितना आएगा, 5, 5 एक ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज में कितना हो जाएगा, सीधा 5 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 90 से डिवाइड कर दिए तो 4 आएगा, 4 इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज 4 नहीं होगा, 4-1 3 होगा। नेक्स्ट केस, if n is an odd number and object is at the position of angle bisector, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एंगल बाइसेक्टर पे है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस बराबर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आपका नंबर ऑफ इमेजेस बराबर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। समझ गए। तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर n-1 होने का मतलब क्या हो गया, तो नंबर ऑफ इमेजेस बराबर n-1 का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए आपका ऑड नंबर आया, आपने जो n की वैल्यू फाइंड आउट की वो n आपका ऑड नंबर आ गया, लेकिन फिर भी अब क्या हो रहा है, n है तो ऑड नंबर, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाइसेक्टर पे है। यानी कि एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, तो एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है, दो मिरर के बीच का एंगल 72 डिग्री या 60 डिग्री है, ठीक है, 72 ले लो, काहे कि हमको ऑड नंबर चाहिए यहाँ पर। तो 72 से आप डिवाइड करते तो ऑड नंबर आएगा 5। मान लीजिए दो मिरर के बीच का एंगल 72 है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट 36 डिग्री वाले लाइन पर है, बीच वाले लाइन पर है, तो उस कंडीशन में भी ऑड नंबर आने के बावजूद भी आपका नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि यहाँ पर हो सकता है इंटीजर के बदला इंटीजर नहीं आए, ऑड नंबर नहीं आ रहा, इवन नंबर नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, इंटीजर नहीं आ रहा, हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए, तब क्या करेंगे, है कि नहीं, हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए तो क्या करेंगे। तो नेक्स्ट केस, इफ़ n इज एन फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर मान लीजिए n की जो वैल्यू आ गई वो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई, तो उस कंडीशन में देन नंबर ऑफ
इमेजेस बराबर इंटीजर, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर क्या हो जाएगा, इंटीजर, है ना। जैसे मान लीजिए वैल्यू आ गई 5.2, थीटा कुछ ऐसा दिया कि आप उस 360 में थीटा से भागा दिए तो स्मॉल n की वैल्यू आ गई, इस स्मॉल n की वैल्यू आ गई आप मान लीजिए 5.2। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इमेज कितना, तो आप सीधा क्या बोलेंगे 5, नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 5। तो ये था आपको रिफ्लेक्शन के बारे में, मिरर के बारे में। प्लेन मिरर में हमने देखा, रिफ्लेक्शन देख लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया, नंबर ऑफ इमेजेस हमने देख लिए, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस के बेस पर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा भी गया है जेईई मेन वगैरह में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इमेज के बारे में देखेंगे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की स्पीड वगैरह पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं या मिरर को रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा। इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस पूरे लेक्चर को ढंग से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और कोई डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप डाउट अपना भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। दूसरी बात, मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल लेक्चर मैंने अपलोड किया है, लगभग 8 लेक्चर उसमें अपलोड कर चुका हूँ मैं अभी तक, और भी धीरे धीरे अपलोड होंगे, तो उसको आप ढंग से देखिए, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है उसमें, पूरा मॉडर्न फिजिक्स अपलोड होगा, आप अच्छे से पूरे को देखते जाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए मॉडर्न फिजिक्स, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ करके आते भी हैं। थैंक यू।